कहते हैं जो देश अपने इतिहास पर विश्वास नहीं करता, उस पर गर्व नहीं करता, उसका गर्त में जाना तय हो जाता है। इतिहास के पन्नों से जो देश सीखता नहीं है, उसका भविष्य भी अंधकार में चला जाता है। भारत को अगर ग्लोबल पावर बनना है तो चोल साम्राज्य से ये 4 चीजें सीखनी है। नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। स्वागत है आपका इस विशेष पेशकश में। इस ऐतिहासिक मंदिर में तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास के कुछ पन्नों को पलट दिया और कहा कि अगर भारत को विकसित भारत बनाना है तो हमारे सामने प्राचीन चोल साम्राज्य का इतिहास एक रोड मैप की तरह है। लेकिन ये कहने की जरूरत क्या पड़ी? पीएम मोदी ने कहा कि चोल काल में भारत ने जो आर्थिक और सैन्य ऊंचाइयां हासिल की हैं, वे आज भी हमें प्रेरित और गौरवान्वित करती हैं। उन्होंने प्राचीन भारत के राजाओं की दूरदर्शिता के बारे में कहा कि राजराजा चोल ने एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया था, जिसे राजेंद्र चोल ने और ज्यादा मजबूत किया। भारत हर दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा था। साथियों, चोला साम्राज्य के नए भारत के निर्माण के लिए एक प्राचीन रोड मैप की तरह है। यह हमें बताता है अगर हमें विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमें एकता पर जोर देना होगा। हमें हमारी नेवी को, हमारी डिफेंस फोर्सेस को मजबूत बनाना होगा। हमें नए अवसरों को तलाशना होगा और इस सबके साथ ही अपने मूल्यों को, उसको भी सहेज कर रखना होगा। चोल साम्राज्य इस बात का उदाहरण है कि अगर हमें विकसित भारत बनाना है तो सामाजिक ताना बाना, न्याय प्रणाली, सेना, नौसेना, विदेशी व्यापार, कला, साहित्य और शिल्प की विरासत को और ज्यादा मजबूत करना होगा। इस वीडियो में हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आधुनिक भारत इस प्राचीन भारतीय साम्राज्य से सीख सकता है। सबसे पहला, मजबूत सुरक्षा, मजबूत सेना। कहा जाता है कि चोल सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले भारतीय साम्राज्य के तौर पर याद किए जाते हैं, जो 3री सदी से 13वीं शताब्दी तक अपने राज को बुलंद रखने में कामयाब रहा था। हालांकि बीच में ये साम्राज्य थोड़ा कमजोर भी हुआ, उतार चढ़ाव से भी गुजरा, लेकिन राजराजा और राजेंद्र चोल के जमाने में एक बार फिर से इसने अपना गोल्डन एज देखा। अब आइए एक नजर डालते हैं उनकी उपलब्धियों पर। कहा जाता है कि ये दक्षिण एशिया के समुद्रों के शेर थे। इनकी नौसेना इतनी मजबूत थी कि समुद्र लांघकर पूरे श्रीलंका पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, करीब 2500 किलोमीटर की समुद्री दूरी तय करके इंडोनेशिया और मलेशिया को हराया। ये आज की हवाई यात्रा की तरह नहीं होता था। साथ ही अपनी प्रशिक्षित और संगठित सेना के माध्यम से बंगाल और गंगा क्षेत्रों में सैन्य अभियान चलाए। उदाहरण के लिए राजेंद्र चोल ने 1019 से 1022 ईस्वी में पाला और अन्य स्थानीय शासकों के खिलाफ अभियान चलाकर गंगा नदी तक पहुंचने में सफलता हासिल की थी। एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि जामुन, कटहल की लकड़ियों और रस्सियों से इन्होंने ऐसे पानी के जहाज बनाए जिन पर बड़ी सेना और हाथी तक जा सकते थे। संजीत, वेलकम टू द शो। सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इतिहास के पन्नों को आज दोहराकर प्रधानमंत्री ने चोल साम्राज्य की वो कौन सी बात हमें सिखा दी है? देखिए, अगर हम अपनी सभ्यता के इतिहास को कहीं टेक्स्ट बुक या कहीं और भी पढ़ते हैं तो आपको पढ़ के लगेगा कि हम लोग कुछ डरे हुए, भटके हुए सभ्यता हैं। किसी तरह से हम समुद्र को पार करने से भी डरते थे और दूसरे कहीं कहीं से लोग आके हमारे ऊपर, उन लोगों ने राज किया और उनके वजह से हमारी सभ्यता में जो भी थोड़ी बहुत जोश है उसी से आती है। तो मुगलों ने हमें बिरयानी दिया, अंग्रेजों ने हमें रेलगाड़ी दी, यही टाइप का आपको हमारे इतिहास को पढ़ के लगेगा, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। दूसरा और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण, व्यापार। चोल साम्राज्य को आप प्राचीन भारत के ग्लोबल ट्रेडर्स कह सकते हैं। राजेंद्र ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बंदरगाहों का विकास किया, जिसके बाद चोलों का व्यापार अरब, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ
खूब फला फूला। नागपट्टिनम और कावेरीपट्टिनम जैसे बंदरगाह चोल साम्राज्य के व्यापार का प्रमुख केंद्र रहे। राजेंद्र की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि थी श्रीविजय साम्राज्य यानी आज के आधुनिक इंडोनेशिया और मलेशिया पर नौसैनिक अभियान चलाना। यह अभियान 125वीं ईस्वी में हुआ और चोल नौसेना ने श्रीविजय की राजधानी कदरम पर कब्जा कर लिया। राजेंद्र चोला जो समुद्र को पार करके कहाँ सुमात्रा और मले पेनिनसुला पे उन्होंने नेवल अटैक किया। वो पूरी दुनिया के साथ मैरिटाइम ट्रेड करते थे, व्यापार चलता रहता, सामुद्रिक व्यापार। कांस्य युग से मतलब आज से 4-5 हजार साल पहले से ही हमारी जो हम एक सामुद्रिक शक्ति थे। और सिर्फ चोल नहीं, आप पल्लव राजा थे, चालुक्य थे, कादम्ब थे, चेरा राज, ऐसे बहुत सारे साम्राज्य थे जो समुद्र से उनकी आर्थिक और सांस्कृतिक जो एक्सपेंशन हुआ था वो उससे जुड़ा हुआ था। लोकतांत्रिक मूल्य ये आज के समाज के लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये वो राजा थे जिनको महान सिर्फ इसलिए नहीं कहना चाहिए कि उन्होंने जमीनें जीती, समुद्र पार किए। उस जमाने में उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों का भी पालन किया। राजा ने एक ऐसी केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था बनाई जिसमें गांवों को स्वायत्तता दी गई। उन्होंने भूमि सर्वेक्षण करवाए और कर संग्रह को भी व्यवस्थित किया। राजा सर्वोच्च शासक था, लेकिन स्थानीय स्तर पर गांवों को स्वायत्तता दी गई थी। ये आज 21वीं सदी में हम कर रहे हैं। गांवों में ग्राम सभाएं प्रशासनिक और सामाजिक मामलों पर प्रबंधन किया करती थीं। गांव स्तर पर पंचायतें और मंदिर समितियां न्याय देती थी। चोल शिलालेखों में कई न्यायिक निर्णयों का उल्लेख भी किया गया है। उनके दौर में कई प्रशासनिक सुधार भी किए गए। उन्होंने लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सशक्त बनाया, एक मजबूत राजस्व प्रणाली लागू की गई, व्यापारिक उन्नति, समुद्री मार्गों का इस्तेमाल, कला और संस्कृति का प्रचार प्रसार। चोलों से हमें यह सीख भी मिलती है कि अगर वतन में शांति चाहिए तो धार्मिक सहिष्णुता भी जरूरी है। चोल शासक मुख्य रूप से शैव थे, लेकिन उन्होंने वैष्णव, जैन और बौद्ध धर्मों को भी संरक्षण दिया। उनके मंदिरों में भी सभी समुदायों के लिए जगह और संरक्षण दिया गया। चौथा, कला और साहित्य। चोलों के राज में कला और साहित्य की बड़ी तरक्की हुई। उनके बनाए मंदिर आज भी मिसाल हैं। बृहदीश्वर मंदिर, गंगेकोड चोलपुरम मंदिर और दरासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर द्रविड़ वास्तुकला की शानदार उदाहरणों में से शामिल है। राजराज ने तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर बनवाया जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। चोल मंदिरों की मूर्तियां और भित्ति चित्र नायाब हैं। नटराज की मूर्ति देखी ही होगी आपने। नटराज की कांस्य मूर्तियों को चोलों ने ही विश्व प्रसिद्ध बनाया था। आज देश में भाषा को लेकर जो विवाद होता रहता है, चोल काल में तमिल साहित्य और संस्कृत दोनों का विकास एक साथ हुआ। कंबन द्वारा रचित कम्ब रामायणम और तिरुक्कुरल जैसे ग्रंथों को संरक्षण मिला। शिलालेखों में भी तमिल और संस्कृत का प्रयोग हुआ। सैन्य ताकत की तरह सॉफ्ट पावर की भी अपनी अहमियत है। आज कंबोडिया, इंडोनेशिया जैसे दक्षिण एशियाई देशों में भारतीय संस्कृति और धर्म की जो छाप दिखती है, ये काफी हद तक चोलों की ही देन है। आज भी इस क्षेत्र में भारत को इस सॉफ्ट पावर का फायदा मिल रहा है। साथियों, राजेंद्र चोल ने गंगईकोंड चोलपुरम कोविल की स्थापना भी की थी। यह मंदिर आज भी विश्व का एक आर्किटेक्चरल वंडर है। ये भी चोला साम्राज्य की ही देन है। आज भारत एक ग्लोबल पावर बनना चाहता है, न सिर्फ सैन्य ताकत बल्कि आर्थिक ताकत। भारत एक बार फिर दक्षिण एशिया के समुद्रों का शेर बनना चाहता है। कभी राजेंद्र चोल की यहाँ धाक थी। ऐसे में चोलों की ये भुला दी गई कहानी हमारे लिए एक प्रेरणा है। ये वो बुनियाद है जिस पर हम भविष्य की भव्य इमारत बना सकते हैं।
भारत के लोगों को, महान चोलों को भूलना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और लगे हाथ अपने महान इतिहास के उन गर्द पन्नों को पलटना चाहिए जो हमें हमारे गौरवशाली इतिहास के बारे में बताते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दें, जो व्यक्ति अपनी जड़ों को भूल जाता है वो पेड़ भी जल्द ही सूख जाता है।